हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपना प्राकृतिक संसाधन वाला उद्देश्य में बात चल रहा था। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हमने देख ली थी कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वितरण के आधार पर कैसे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो देखिए स्टूडेंट्स की आज इस समय हम लोग चाहे या न चाहे हर तरीके से किसी न किसी रूप में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर ही रहे हैं। अब इन प्राकृतिक संसाधनों में जैसे कि क्या क्या आता है, हवा आती है, ठीक है, जल आता है, अन्य प्रकार के खनिज लवण आती है, पेड़ पौधे आते हैं, भोज्य सामग्री आती है, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोल के कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तो छोटे मोटे मैंने एग्जाम्पल बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इन चीजों का उपयोग हम चाहे या न चाहे, ठीक है, फिर भी हमें इसका उपयोग करना ही पड़ रहा है। जो बिजली बनती है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन ही आप अप्रत्यक्ष रूप से मान सकते हो। कैसे कि बिजली किससे बनती है, या तो कोयले से बनती है या जल से बनती है, ये प्राकृतिक संसाधन ही तो है, ठीक है। तो हम चाहे या न चाहे, जाने अनजाने में हर रोज इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर ही रहे हैं। ये मान के चलो कि हम इन प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो चुके हैं, ठीक है। इसके बिना आज हम नहीं रह सकते। क्या हम बिजली के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में अब आगे देखिए कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कि भाई आज हम इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इनका उपयोग बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसे उपयोग बढ़ता रहा तो आने वाली पीढ़ी इन प्राकृतिक संसाधनों को नहीं देख पाएगी, ठीक है। तो यह आने वाली पीढ़ी यानी भविष्य के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखा जाए, इसलिए इसको का प्रबंधन करना। एक होता है नियंत्रण, एक होता है प्रबंधन। नियंत्रण का मतलब होता है कि इसके उपयोग को रोक दो, और प्रबंधन का मतलब है इसका उपयोग करो, लेकिन इस तरीके से करो कि इनकी बचत भी हो जाए। तो इनका प्रबंधन के तरीके देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है न्याय संगत। न्याय संगत का मतलब होता है कि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं उसके लिए कानूनी कड़ा प्रावधान होना चाहिए, उसके लिए सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। यानी कि सजा का प्रावधान भी होना चाहिए कि जो लोग, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, पेट्रोल को वेस्ट करते हैं, गाड़ी को ऐसे चालू छोड़ देते हैं, कई लोग पेड़ पौधों को अवैध रूप से काटते हैं, तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिर संसाधनों में संरक्षण की आवश्यकता। तो प्राकृतिक संसाधनों में संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों में कुछ ऐसे संसाधन है जो अनवीनीकरण है, जिसका निर्माण धीरे धीरे होता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है। तो इसका उपयोग अपन बार बार में नहीं कर सकते। जैसे ये कल बताया था ना, अनवीनीकरण संसाधन में इनका उपयोग बार बार में नहीं किया जा सकता। तो इसका जो उपयोग है वो, ठीक है, और आपको पता है कि इस पर हम पूरी तरीके से निर्भर है। आज हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हमारी, ठीक है, अर्थव्यवस्था का एक आधार है। तो इन संसाधनों का संरक्षण इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि अगर हम इस प्राकृतिक संसाधनों को वेस्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो यह प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था एकदम से चौपट हो जाएगी। इसलिए हमें इसके संरक्षण की आवश्यकता है, यानी इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसके लिए संरक्षण के उपाय आगे हो आएगा तो बताऊंगा। संरक्षण के उपाय, अब देखिए इनके संरक्षण के उपाय क्या क्या है। कई प्रकार के उपाय आप ये देख सकते हो। न्याय संगत उपाय होना चाहिए, कड़ी प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें लोगों को जनजागृति करनी चाहिए, लोगों को शिक्षा पता देनी चाहिए कि भाई अगर कोई इसका दुरुपयोग करे तो उसको समझाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे एक संस्था चलती है एनजीओ, ठीक है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो एनजीओ के द्वारा कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे लोगों को इनके बारे में जनजागृति हो और लोग इसका उपयोग कम से कम करें। तो इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में ये पॉइंट आप काट लेना। फिर इसके अलावा कुछ पॉइंट और है, उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। फिर देखिए स्टूडेंट्स, आप एक संरक्षण के उपाय में एनजीओ के द्वारा प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए।
इसके अलावा हमें RRR की पद्धति को भी अपनाना चाहिए। RRR की पद्धति को भी अपनाना चाहिए। RRR या 8th क्लास में भी आप पढ़े हुए हो, 9th में भी पढ़ाया था। RRR रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस यानी कम उपयोग प्राकृतिक संसाधनों का, जितना उसके उतना कम से कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम का जितनी जरूरत हो उतना ही। पुनर्उपयोग, जैसे कि पुनर्उपयोग यानी कि हो सके तो उनका उपयोग बार बार पुनः भी करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक वगैरह है, इनका उपयोग हमें पुनः भी कर सकते हैं, एक बार उपयोग करके उसको ऐसे भी नहीं फेंक देना चाहिए। रिसाइकल, पुनर्चक्रण, जैसे कि कागज होते हैं, लकड़ी की बनी जो भी चीज है उसका अपन रिसाइकलिंग कर सकते हैं। जैसे कागज है, उसको गला करके उसकी लुगदी बना करके वापस कागज बना सकते हैं, ठीक है। अगर उसको ऐसे ही जला देंगे तो फिर कागज बनाने के लिए पुनः इतने सारे पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे। तो इसलिए जो कागज अपने उपयोग में ले लिया उसका पुनर्चक्रण, उसको गला करके लुगदी बना करके वापस उसका क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रण। इसी प्रकार से प्लास्टिक वगैरह है, उसको गला करके वापस वही खिलौने बाकी प्लास्टिक की चीजें बना सकते हैं। तो ये पत्रिका के बारे में आप थोड़ा इसके अंदर लिख देना। फिर वन संरक्षण, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि जब किसी जो भी संरक्षण पूछा, जैसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पूछा, तो थोड़े से आप इसके गुण बताते रहेंगे क्यों जरूरी है इसका, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग क्या है। इसी प्रकार से वन संरक्षण, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का एक सबसे बड़ा स्रोत है वन। वनों से हमें काफी प्राकृतिक संसाधन मिल सकते हैं। तो वन संरक्षण क्यों जरूरी है, तो पहले हमें वनों के उपयोग बताने पड़ेंगे। तो देखिए वनों के उपयोग क्या है। तो स्टूडेंट्स, वनों के बहुत सारे उपयोग है। पहला है वर्षा, वर्षा के लिए जिम्मेदार है। वन होंगे तो वर्षा अच्छी होगी, ठीक है। दूसरा है वनों का उपयोग कि वन्य जीवों को संरक्षण, जो वन्य छोटे छोटे जीव है उनके लिए संरक्षण का काम करते हैं, ठीक है। खास बता रहा हूँ, बाकी आपको वैसे मिल जाएगा। इसके अलावा हमें हमारी आवश्यकता, जैसे लकड़ियां हमें मिलती है, इमारती लकड़ियां हमें मिलती है। इसके अलावा भोज्य पदार्थ हमें भोज्य पदार्थ देते हैं, भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाते हैं, ठीक है। भूमि की उर्वरता शक्ति के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि को यह कम करते हैं। कौन? वन। अच्छी वर्षा के लिए जिम्मेदार है। वातावरण शुद्धिकरण, वातावरण शुद्धिकरण के लिए जिम्मेदार है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें विभिन्न प्रकार के फल फूल देते हैं, हमारे भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखा जाए तो जितने इसके बारे में आप लिख सकते हो, यानी हद से ज्यादा तो नहीं लिखना, खास चीजें आपको लिखनी है। फिर है कि वन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। अब वन का संरक्षण करने के तरीके मैं आपको अभी बताता हूं। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण के पहला है वनों की पोषणीय सीमा तक की कटाई की जानी चाहिए। मतलब कि ये कहता है कि वनों की जो कटाई करते हैं, ठीक है, उसकी सीमा निश्चित होनी चाहिए, यानी कि हद से ज्यादा कटाई नहीं करनी चाहिए। यानी जितना हम पेड़ काट रहे हैं उतने ही पेड़ हमें लगाने चाहिए। फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स कि वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए, यानी कि इस हेतु निरीक्षण गृह तथा अग्निरक्षा की वनों में आग नहीं लग जाए, इसका भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। वनों को हानिकारक कीटों से दवा छिड़ककर तथा रोगग्रस्त वृक्षों को हटाकर की जानी चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि वनों के रोग लग जाते हैं, तो रोग लग जाने के कारण भी उस पर हानिकारक कीटों से रक्षा के लिए उस पर समय अनुसार दवाइयां छिड़कते रहना चाहिए। विविधतापूर्ण वनों को एक रूपता पूर्ण वनों से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि ये कहता है कि हमें एक ही जगह पर, ठीक है, विभिन्न प्रकार की फसलें लगानी चाहिए, न कि एक जैसी फसलें लगानी चाहिए। क्योंकि विभिन्न प्रकार की फसलें लगाने से क्या होगा, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाने से भूमि की उर्वरता शक्ति वही बढ़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, कृषि आवास हेतु भूमि झूम पत्ती पर रोक लगानी चाहिए। कृषि आवास हेतु उन्मूलन, यानी कि जैसे कि हम क्या करते हैं, कई बार पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं, झूम पद्धति पर भी रोक लगानी है। झूम कृषि क्या होती है, तो देखिए स्टूडेंट्स, कई आदिवासी जाति के लोग होते हैं, ये आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, वो लोग घुमक्कड़ जाति होती है। वो लोग जैसे किसी एक वन में रहे और वन में रह करके उन्होंने क्या किया, वहां के जंगलों को जला दिया और वहां पर रहने लगे, कृषि की। फिर वहां
कृषि करने के बाद में कुछ समय बाद में, कुछ सालों बाद में दूसरे जंगल में चले गए, वहां उस पूरे जंगल में आग लगा दी, फिर वहां पर कृषि कार्य शुरू कर दिया। तो ये होती है झूम कृषि, इसको वालता कृषि भी कहते हैं, इसको रोकना चाहिए। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, वनों की कटाई के लिए इमारती लकड़ी और वैकल्पिक स्रोतों को काम में लिया जाना चाहिए। सही है कि इसके लिए वनों की कटाई कम से कम हो, इसलिए हम लकड़ी के अलावा उसके वैकल्पिक स्रोत भी काम में ले सकते हैं, जैसे टेबल कुर्सी प्लास्टिक की भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टील की, लोहे की, एल्यूमिनियम की भी काम में ले सकते हैं, ताकि वनों की कम से कम कटाई की जाए। बांधों के बारे में बताया है कि जब बांध एवं उद्देश्य परियोजना जो गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको बनाते समय वन संरक्षण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कि भाई क्या होता है कि जब कोई बांध बनाया जाता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वन की कटाई होती है। तो ऐसी जगह बांध बनाना चाहिए जहां पर बंजर भूमि हो। ठीक है, इसके अलावा ये कहता है कि वनों के संरक्षण के लिए जन चेतना आंदोलन चलाना चाहिए, जैसे चिपको आंदोलन है और शांत घाटी क्षेत्र जागरूकता है, इसके बारे में लोगों को समझाना चाहिए। फिर नौवां जो पॉइंट है वो कहता है कि सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी आपको बताऊंगा सामाजिक वानिकी क्या होता है। इसके अलावा वन संरक्षण के नियमों कानूनों की कड़ाई से अनुपालना होनी चाहिए। इस प्रकार के जो नियम कोई नहीं मानता तो उस पर कानूनी प्रावधान या कड़ी सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताता हूँ सामाजिक वानिकी।